दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं और बड़ी खबर संबंधित है शरद पवार से। शरद पवार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है दोस्तों, और ये खबर सुनने के बाद महायुति के नेताओं के माथे पर पसीना आ जाएगा। शरद पवार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और इस टास्क फोर्स में अपने चुने हुए सांसदों और नेताओं को शामिल किया है, जो महायुति सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को क्लोजली मॉनिटर करेगा, उन पर नजर रखेगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि शरद पवार ने इस मास्टर स्ट्रोक से एक तीर से दो निशाने किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीतिज्ञ हैं मजे हुए, और उनसे हमेशा उम्मीद की जाती है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा करेंगे जो विरोधियों को चौंका कर रख देगा, और ऐसा ही उन्होंने किया है। उन्होंने अपने सांसदों और नेताओं के साथ मिलकर के एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, और माना जा रहा है कि टास्क फोर्स महायुति सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले और किए जा रहे कामों पर पैनी नजर रखेगी। और इसमें कुछ जिलों पर तो खासतौर पर नजर रखा जाएगा, जिसमें उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण, मराठवाड़ा, ये तमाम जो एरिया हैं वहां पर नजर रखी जाएगी कि आखिर महायुति सरकार कर क्या रही है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, साल 2024 में चुन के आने के बाद फडणवीस सरकार या महायुति सरकार कहिए, लगातार सीएम और डिप्टी सीएम फैसले पर फैसले किए जा रहे हैं, और उन फैसलों पर क्या उसका प्रॉफिट होगा, क्या नुकसान होगा, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, जो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फैसला करते हैं, वहीं एकनाथ शिंदे हैं, जो भले डिप्टी सीएम है पर फिर भी उनके नेता उन्हें सीएम की तरह ही मानते हैं, वो भी अपने विभाग में अलग से फैसले किए जा रहे हैं। तो अब शरद पवार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है और इस टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, ताकि तमाम नेताओं पर जो सरकार में है उन पर नजर रखी जा सके। और मैंने आपको कहा दोस्तों कि एक तीर से दो निशाने किए हैं शरद पवार ने। पिछले कुछ समय से लगातार ये खबर आ रही थी कि अजीत पवार की एनसीपी के नेता लगातार शरद पवार के नेताओं से संपर्क साधने में लगे हुए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि शरद पवार के नेताओं को अपने पाले में मिला लिया जाए। और अब आप सोचेंगे कि भाई विधानसभा चुनाव तो बीत चुका है, अब ऐसे में नेताओं की इधर उधर करने से क्या मतलब। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले समय में निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव भी हैं, और ऐसे में अजीत पवार जरूर ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत दिखे, और इसके लिए शरद पवार के पार्टी में शामिल कुछ नेताओं को अपने पाले में लाना बेहद जरूरी है। क्योंकि निकाय चुनाव की बात करिए या फिर बीएमसी चुनाव की बात करिए, जितनी मजबूत उद्धव ठाकरे की शिवसेना या बीजेपी नजर आती है, उतनी मजबूत अजीत पवार की एनसीपी नजर नहीं आती है। और ऐसे में अजीत पवार के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके अगर शरद पवार के कुछ नेता हमारे पार्टी में आते हैं तो हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी, और यही कवायद चल रही है। अब ऐसे में जो टास्क फोर्स बनाया गया शरद पवार की तरफ से, अब ये टास्क फोर्स इन सारी चीजों पर नजर रखेगा। यानी महायुति सरकार जो काम कर रही है, जो कार्य फैसले लिए जा रहे हैं, वो तो करेगा ही, लेकिन इस तरह की चीजों पर भी नजर रखी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आने वाले समय में शरद पवार ने एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है। और बराबर तमाम नेताओं को, जो जीते हुए नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको अपने साथ लेकर शरद पवार ने टास्क फोर्स को काम भी सौंप दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि खासतौर से जो शरद पवार के एनसीपी के गढ़ हैं, जो वहां के, जो हम जहां पे शरद पवार मजबूत है, उन जगहों पर तो खासी नजर रहेगी शरद पवार की। अब देखिए दोस्तों, शरद पवार ने कुछ धड़ाधड़ फैसले भी किए हैं। आपको याद होगा कि सना मलिक के सामने फहाद जो अहमद है वो खड़े थे चुनाव में। आपको याद होगा, स्वरा भास्कर के हस्बैंड भी हैं वो। विधानसभा चुनाव में सना मलिक से उनका मुकाबला था अणुशक्ति नगर से, और हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका आरोप था कि वो 17 राउंड तक आगे चल रहे थे। बाद में ईवीएम पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि वो आखिरी राउंड में अचानक से इतना जल्दी पिछड़ गए। खैर, ये तो बातें चुनाव की थी, लेकिन मैंने ये बात इसलिए याद दिलाई कि शरद पवार के एनसीपी में शामिल है फहाद अहमद, और स्वरा भास्कर के हस्बैंड है, उन्हें भी एनसीपी के जो यूथ विंग के जो अध्यक्ष पद है उस पर नियुक्त कर दिया गया है। एक बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों, क्योंकि एक तो वो अभी स्वरा भास्कर के हस्बैंड भी हैं, भले हार गए हों पर अच्छा खासा लोगों का समर्थन उन्हें मिला था, और ऐसे में उनको पोस्ट में प्रमोट करना, उस पोस्ट पर रखना, एक बड़ी रणनीति के तहत जो है ये फैसला लिया गया है। तो शरद पवार इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं शरद पवार की तरफ से, और माना जा रहा है कि ये आने वाले निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव में ये बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से आपको याद होगा दोस्तों, शरद पवार लगातार जो है महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बने हुए थे। पहले उन्होंने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, और तब अटकलें ये चल रही थी कि क्या कुछ नया समीकरण देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे को सम्मानित कर रहे हैं, न सिर्फ सम्मानित कर रहे हैं बल्कि एकनाथ शिंदे भी
शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि शरद पवार गुगली में माहिर है, लेकिन वो गुगली मुझे नहीं फेंकेंगे क्योंकि मेरे रिश्ते अच्छे हैं। ये तमाम बातें जो है वो निकल के सामने आई। लेकिन अब जो बातें हैं वो कुछ और ही बन रही हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि जो नई दिल्ली में जो महाराष्ट्र का जो साहित्य सम्मेलन हुआ था, वहां पर शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद थे। वहां भी देखा गया कि पीएम मोदी की तरफ से एक जेस्चर दिखाया गया, कुर्सी खींची गई, पानी जो है ग्लास में भर के उन्हें ऑफर किया गया और हमने देखा कि बाद में वो शरद पवार ने ग्लास पीने से मना कर दिया था, पिया नहीं वो हालांकि, लेकिन वो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ था क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से शरद पवार पे हमला बोला, शब्दों की मर्यादा कई बार लांघी गई और कई बार इस वजह से शरद पवार के एनसीपी के नेता तो नाराज हुए, अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी नाराज हुए कि बीजेपी के नेताओं को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। और यही वजह था कि विधानसभा चुनाव में शरद पवार के खिलाफ शब्दों का चयन संभल कर किया गया क्योंकि बीजेपी को यह पता था कि जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है वो विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। इसे शरद पवार पर जब हमला किया गया तो शब्दों की गरिमा को कहीं ना कहीं जो है लांघने से बचते रहे बीजेपी के नेता। तो ये तो पूरी बात थी दोस्तों। अब लेकिन जो आगे आने वाली बात है वो ये है कि सारी पार्टियों को, जो महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टियां हैं उनको सबको निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव दिखाई दे रहा है और मौजूदा समय में जो फैसले लिए जा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो उन चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। आप देखिए एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार बैठक पे बैठक की जा रही है, 15 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि तमाम बैठकें निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव को लेकर के हो रही हैं, रणनीति को लेकर के हो रही है क्योंकि पिछले महाराष्ट्र में पिछले 6-7 महीनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एकनाथ शिंदे अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ देखिए अजीत पवार अंदर ही अंदर उनकी भी तैयारी पूरी है और यहाँ तक तैयारी है कि अगर महायुति गठबंधन एक साथ नहीं आता तो अजीत पवार भी अकेले मैदान में उतर सकते हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की तरफ से भी कह दिया गया साफ साफ कि वो भी इस बार अकेले लड़ने के चुनाव में मूड में नजर आ रहे हैं और इस बार अकेले उतर सकते हैं। और ऐसे में अब जो कांग्रेस है या शरद पवार की एनसीपी है वो भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो जितनी भी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में दोस्तों उसमें कोई दो राय नहीं है कि निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव पर उनकी नजर है और शरद पवार ने जो हाल ही में धड़धड़ फैसले लिए हैं, चाहे वो टास्क फोर्स का गठन करना हो, चाहे वो फहाद अहमद को यूथ विंग का अध्यक्ष नियुक्त करना हो, चाहे वो टास्क फोर्स गठन करने के बाद अपने नेताओं को आदेश देना हो कि महायुति सरकार पर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर पैनी नजर रखी जाए, एक एक बात के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए, खासतौर से जहां पर शरद पवार के एनसीपी की नेताओं का गढ़ है, जहां पर शरद पवार के एनसीपी का दबदबा है, जहां से वो चुन कर आते हैं उन जगहों पर खासतौर पर नजर रखी जाए कि आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। देखना होगा कि शरद पवार के इस फैसले का असर क्या होता है, क्या कुछ निकल के आता है। हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।